अभी देखिए मैं यहाँ पे दो चीज़ें ड्रॉ करूँगा, थोड़ा सा ड्राइंग समझ लेना अंडरस्टैंडिंग लेवल से। हाँ, इतनी अच्छी नहीं है मेरी ड्राइंग। अज्यूम करो कि दोनों जो कंटेनर्स हैं वो सेम साइज के हैं। हाँ, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दिस कंटेनर्स आर डिफरेंट। दोनों कंटेनर्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हैं। इसको नेमिंग दे देते हैं, इसको देते हैं नाम A और इसको देते हैं नाम B। अब मुझे बताइए कि डेंसिटी A वाले कंटेनर की ज़्यादा है या B वाले कंटेनर की ज़्यादा है? A वाली की। A वाले की। क्यों A वाली की ज़्यादा है? A वाली की। उसमें पार्टिकल ज़्यादा है सर उसमें। Number of particles present in the container A is larger than that of the number of particles present in the container B. So that the density of the container A is larger. अभी जितने ज़्यादा उसके अंदर पार्टिकल्स हैं तो इसका मतलब क्या है? The gap between the particles is lesser or larger? कंटेनर A के अंदर जो गैप है एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के बीच का जो गैप है, डिस्टेंस, वो कम है ज़्यादा है? लेसर है। कम है। वेरी गुड, कम रहेगा। अभी गैप जितना कम रहेगा मतलब दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब है और पार्टिकल्स। अच्छा चलो ये हो गया, यहाँ तक समझ में आया आपको? अभी सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है बताइए मुझे। सॉलिड में घनत्व ज़्यादा होता है और डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब लिक्विड से उससे कम होती है। ओके, और गैस की? उससे सब लो रहती है सर। गैस की होती नहीं। अभी जो हमने एग्जाम्पल जो देखा था हमने उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कैसे बोलेंगे इसको कि जो सॉलिड रहेगा उसके जो पार्टिकल्स रहेंगे बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड रहेंगे। क्लोजली पैक्ड मतलब बिल्कुल एडजेसेंट टू ईच अदर, बिल्कुल करीब करीब, राइट। अभी देखो मैंने यहाँ पे एक कंटेनर बनाया है, उसके अंदर आ गया आपका ठीक है। अभी देखो सॉलिड के अंदर अगर हम देखेंगे पार्टिकल्स के बारे में तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स कैसे रहेंगे? बिल्कुल एक दूसरे से करीब करीब होंगे। इन केस ऑफ द सॉलिड्स द पार्टिकल्स विल बी वेरी क्लोजली पैक्ड विथ ईच अदर, बिल्कुल करीब करीब रहेंगे। वही अगर हम लिक्विड में देखेंगे तो द गैप बिटवीन द पार्टिकल्स विल बी समवॉट लार्जर देन दैट ऑफ द सॉलिड्स बट इट इज क्लोजर देन दैट ऑफ द गैस। ठीक है, लिक्विड के अंदर जो गैप रहेगा एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के बीच में वो सॉलिड के कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, बट अगर हम गैस से कंपेयर करेंगे उसको तो कम रहेगा। वही अगर हम गैस में देखेंगे तो द डिस्टेंस बिटवीन द ईच पार्टिकल इज वेरी मच लार्जर। गैस के अंदर क्या होगा? एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। अभी मुझे बताइए कि स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ समझ में आती है ना, किसको बोलते हैं? यस सर। हाँ, किसको बोलते हैं? किसको? क्षमता को। द क्वालिटी ऑफ बीइंग फिजिकली स्ट्रॉन्ग। ये मैं आपको सिर्फ जनरल बता रहा हूँ, टेक्निकल डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ उसकी स्ट्रेंथ। द क्वालिटी ऑफ बीइंग फिजिकली स्ट्रॉन्ग, द अमाउंट ऑफ दिस क्वालिटी दैट यू हैव, कितने अंदर आपके अंदर कितनी ताकत है उसको रिप्रेजेंट करती है प्रॉपर्टी। ये सिर्फ मैंने स्ट्रेंथ का एक नॉर्मल डेफिनेशन आपको बताया है, स्ट्रेंथ। ओके, अभी यहाँ पे जो एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं तो स्ट्रेंथ जो है किसकी ज़्यादा रहेगी यहाँ पे तीनों में बताइए?
the क्यों? particle nearest है sir. पार्टिकल नियरेस्ट है तो क्या होगा? So चलो और एक एग्जांपल देता हूँ। आपके हाथ में एक लकड़ी की काठी है, छोटी सी लकड़ी की जो है काठी है। आपको मैं बोलता हूँ उसको बेंड करने के लिए, एक लकड़ी की काठी बेंड हो जाएगी आराम से। वही जो है सेम मैं आपको 10 काठी देता हूँ, 10 लकड़ी देता हूँ, तो उसको बोलता हूँ बेंड करने के लिए, तो वो बेंड होगा फिर? नहीं sir. क्यों नहीं होगा? इसका टीडा attach onto एक दूसरे से जुड़े रहते हैं एक ही साथ। अभी यहाँ पे क्या हो गया है कि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है ना वो बढ़ गए हैं। इन केस ऑफ 10 स्टिक्स, 10 स्टिक्स अगर मैं आपको देता हूँ, वुडन स्टिक्स अगर देता हूँ, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए तो क्या हो गया, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई वहाँ पर। सो दैट्स वाई 10 स्टिक्स को बेंड कर पाना डिफिकल्ट है एज कम्पेयर विद द बेंडिंग अ सिंगल स्टिक। सिंगल स्टिक को बेंड करने के कंपेरेटिवली 10 स्टिक को बेंड कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं 10 स्टिक्स में। अब उसी तरीके से यहाँ पे सॉलिड्स में अगर आप देखेंगे तो पार्टिकल्स जो होते हैं बिल्कुल एक दूसरे से करीब करीब है, और करीब करीब रहने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। और स्ट्रेंथ ज़्यादा अगर उसकी रहती है तो क्या होगा, वहाँ पर डेंसिटी कम रहेगी कि ज़्यादा रहेगी? डेंसिटी ज़्यादा है। इन शॉर्ट हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि जिस मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा है उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रहती है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? यस सर। यस सर। क्या बोला मैंने? क्या मैं ऐसा बोल इस बात- सकता हूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, जिस मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा है उसके अंदर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है? अगर मैं sir. ऐसा बोलता हूँ तो वो Yes, करेक्ट sir. हो क्या? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी के बारे में देख रहे हैं हम लोग? Density. What about this fundamental material? डेंसिटी के बारे में देख रहे हैं। डेंसिटी देखते देखते हम लोग उधर गए थे, ठीक है। यहाँ पे ये डेंसिटी दिख रहा है ना आपको? तो अभी समझ में आया डेंसिटी किसको बोलते हैं? Yes, sir. देन उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। तो वो तो हम लोगों ने देख लिया था, कंडक्टर के बारे में देखा था, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ये 3 टाइप की जो है उसके अंदर अलग अलग जो है कैटेगरीज हैं। तो ये भी आप लोगों को पता ही है मेरे हिसाब से। तो कंडक्टर किसको बोलते हैं? जिसके अंदर से अगर हम किसी को बोल रहे हैं इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स दैट मटेरियल readily allows the electricity and heat to flow through it। इसके अंदर से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से फ्लो होने की परमिशन दे देता है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करेंगे? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसके अंदर से कुछ पास हो जाता है, कुछ लॉस हो जाता है, उसको हम लोग सेमी कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें से बिल्कुल ही पास नहीं होता, उसको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के जो केबल्स पास हो रहे हैं ना, जिसके जो आपके फैन के साथ कनेक्टेड है, जो लाइट के साथ कनेक्टेड है, और फैन और लाइट को आपके स्विच के साथ जो कनेक्ट कर रहे हैं ना, दोनों के बीच में क्या वायर लगा हुआ है ना, केबल्स। तो उन केबल के ऊपर अगर आप देखोगे तो एक पॉलीमर की एक लेयर चढ़ाई हुई है ना, प्लास्टिक की एक लेयर चढ़ाई हुई है। तो वो क्या है? इंसुलेटर की तरह एक्ट कर रहा है ना, कि वहाँ से जो है एक वायर का दूसरे वायर के साथ कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, या फिर उस वायर का बाहर दूसरे किसी भी मटेरियल के साथ कनेक्शन या कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद ऑप्टिकली ट्रांसलेंट और ट्रांसपेरेंट। अब पॉलीमर्स भी आमतौर पे बहुत सारे जो पॉलीमर्स है वो ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। जो फॉर एग्जांपल जिस तरीके से अब हम लोग जो है स्पेक्स पहनते हैं, स्पेक्स चश्मे, उसके अंदर आजकल, पहले क्या होता था, ग्लास के बनते थे वो स्पेक्स, आजकल वो किसके बन रहे हैं? पॉलीमर के बन रहे हैं ना। यस और नो? कोई है यहाँ पे जो चश्मा पहनता है? सो गए क्या सब लोग? यस, नो सर। जाग रहे सब लोग? जाग रहे No, sir. सब लोग? Yes, sir. जीशान, साजन, यश, Yes, sir. यस सर।
हाँ, सबको नाम लेकर जगाना पड़ रहा है। तो पहले जो है, जो स्पेक्स आते थे, चश्मे जो आते थे, वो ग्लास से बने होते थे ना, ग्लास यूज होता था Yes, स्पेक्स बनाने yes. में। लेकिन आजकल क्या है, पॉलीमर यूज हो रहा है। पॉलीमर की एक प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसपेरेंट भी होता है, ये एक प्रॉपर्टी है उसकी पॉलीमर। देन उसके बाद सिरेमिक के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था। अच्छा, सिरेमिक की और एक प्रॉपर्टी है, वो ब्रिटल होता है। अभी ब्रिटल किसको बोलते हैं, ये हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में देख रहे हैं अभी। जो जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। जो जल्दी ब्रेक हो जाता है, अपने आप ही ब्रेक हो जाता है। नहीं, लोड लगा रहे पे। किस टाइप का लोड लगाने पे, टेंसाइल या टेंसाइल? टेंसाइल लोड लगाने पे नहीं। सबके घर में ग्लास है, ग्लास मतलब कांच, Yes, sir. कांच है। आप उस पर पत्थर मारते हो तो क्या होगा, वो कांच को क्या होगा, पत्थर मारेंगे तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा। अभी पत्थर मार रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, Sudden पत्थर load के आपका कारण। जो है, हाँ, आपका इम्पैक्ट फोर्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, सडन लोड को क्या बोलते हैं हम लोग, इम्पैक्ट फोर्स। पॉइंट जो बोल रहा हूँ मैं उसको याद रखो, इम्पैक्ट फोर्स। और सर इम्पैक्ट फोर्स मतलब ऐसी फोर्स जो सडनली अप्लाई की जाती है, सडनली। सडनली और एक होती है फोर्स, हाँ, एक होती है फोर्स जिसको हम लोग ग्रेजुअली अप्लाई करते हैं, धीरे धीरे। जैसा ब्रेक मारते हैं ना हम लोग, ब्रेक टू व्हीलर चलाते हैं ना सब लोग, सडनली ब्रेक मारते तो क्या होता है, गाड़ी स्लिप हो जाती है। हाँ सर, और मतलब धीरे-धीरे आगे मारेंगे परफेक्ट है थोड़ा। हाँ, धीरे धीरे स्किडिंग होती है, स्किडिंग बोलते हैं उसको, Yeah. स्किडिंग होती है सडनली मारते तो। वही अगर हम Yes, धीरे sir. धीरे मारेंगे तो आराम से रुकेगी और नहीं। स्लोली रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो अब ये दो टाइप हो गए इसमें, एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है ग्रेजुअल। अब यहाँ पे ब्रिटल जो प्रॉपर्टी है, ब्रिटलनेस किसको बोलते हैं हम लोग, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन इम्पैक्ट फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब जैसा हैमरिंग है, हैमर पता है ना सब लोगों को, हैमर, हथौड़ी। सर Yes, sir. अगर हम हैमर करते हैं, हैमर से मारेंगे किसी मटेरियल के ऊपर, तो कौन सी फोर्स अप्लाई होगी उस मटेरियल पर, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट फोर्स अप्लाई होगी। वेरी गुड। तो अगर हम Impact. इम्पैक्ट फोर्स करके हैमरिंग करेंगे किसी मटेरियल पे और वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है ब्रिटलनेस। क्या बोलते हैं उसको, ब्रिटलनेस बोलते हैं। लेकिन तो ये जो ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी, ये ग्लास के अंदर भी है और सिरेमिक के अंदर भी है। अभी मान लीजिए आपके पास क्या है, एक सिरेमिक का एक टाइल्स है, एक टाइल है, सिंगल टाइल है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, उसको 4 फीट हाइट के ऊपर उसको होल्ड कर रहे, दोनों हाथ से पकड़ रहे, और अचानक क्या कर रहे हैं आप, 4 फीट की हाइट से दोनों हाथ उसको छोड़ दे रहे हैं, ग्रिप छोड़ दे रहे हैं, आपने जो होल्ड किया था ना उसको रिलीज कर दे रहे हैं। तो 4 फीट की हाइट से जब वो नीचे गिरेगा तो क्या होगा, सर इम्पैक्ट पड़ेगा इससे, क्या होगा, हाँ, इम्पैक्ट फोर्स की वजह से क्या होगा उसको, ब्रेक हो जाएगा सर। हाँ, इट विल गेट ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, हाँ। है ना। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। ओके, आया सबको समझ में, ब्रिटलनेस किसको बोलते हैं, ओके सर। सबको Yes. समझ में आया। इम्पैक्ट फोर्स को ब्रेकनेस बोलते हैं। इम्पैक्ट फोर्स को ब्रिटलनेस नहीं बोलते हैं। जब किसी भी मटेरियल पे हम लोग इम्पैक्ट फोर्स अप्लाई करते हैं और उस इम्पैक्ट फोर्स की वजह से वो मटेरियल स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाता है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है, उस प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस बोलते हैं। ओके, ओके। नेक्स्ट जो टर्म है वो है हमारा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं, इलास्टिसिटी, ये भी आपने 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। व्हाट इज इलास्टिसिटी, बस Stretch रबर होता देखा है है वो सब लोगों ने? material. हाँ, स्ट्रेच होगा, फिर उसके बाद फिर से अपने वापस जगह पे आ जाते हो। कब आएगा अपने जगह पे वापस, तो रिलीज करेंगे तब उसको हटा देंगे उस पे. वेरी गुड। When we apply force on a body, it will shape its shape and size, and after removal of the force, it will regain its original shape and size. This property of the material is called as elasticity. किसको बोलेंगे, फिर से बोलता हूँ मैं, if we apply force on a body and it changes its shape, size and structure due to the external force and regain its original shape, size and structure after removal of the force, this property of the material is called as elasticity. मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक बॉडी है, उसके ऊपर क्या कर रहे हैं हम लोग, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं,
यहीं पे देखते हैं इधर। ये बॉडी है हमारे पास, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, इधर से खींच रहे हैं, इधर से खींच रहे हैं, इधर से भी खींच रहे हैं, इधर से खींच रहे हैं, इधर से कॉम्प्रेस कर रहे हैं, इधर से कॉम्प्रेस कर रहे हैं। अब इसमें टेंसाइल फोर्स भी है और कॉम्प्रेसिव फोर्स भी है। अब टेंसाइल फोर्स कौन सी है? ए, बी, सी और डी, ये है आपकी जो है टेंसाइल फोर्स है। देन 1 और 2, ये जो है आपकी कॉम्प्रेसिव फोर्स। अब टेंसाइल फोर्स और कॉम्प्रेसिव फोर्स जब हम लगा रहे हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अलग अलग टाइप के फोर्सेस अगर हम बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या है, आपके एक्सटर्नल फोर्सेस है, चाहे वो ABCD रहो या फिर 1 2 रहो, ये सब के सब क्या है, आपके एक्सटर्नल फोर्सेस है। तो जब हम बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी का ओरिजिनल शेप, साइज और स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, वो किसी और शेप में डिफॉर्म हो जाएगा, कुछ नया शेप जो है वो गेन कर लेगा। और जैसे ही हम क्या करेंगे, ये सारे एक्सटर्नल फोर्स यहाँ से हटा देंगे, ABCD और 1 2, ये सारे फोर्सेस को अगर हम यहाँ से हटा देंगे और ये बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जा रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम लोग, इलास्टिसिटी बोलेंगे, ठीक है। अभी दूसरा, इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी किसको बोलेंगे, जो अपना शेप रीगेन नहीं कर सकता। हाँ, मतलब उसमें क्या होगा, सिर्फ आधा ही काम होगा। आधा काम किस तरीके से कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो अपना ओरिजिनल शेप, साइज और स्ट्रक्चर तो चेंज कर लेगा, बट फोर्स को रिमूव करने के बाद भी अपने ओरिजिनल शेप, साइज और स्ट्रक्चर में नहीं आता है या नहीं आ सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी। और इसी प्लास्टिसिटी से जो टर्म बना है वो है हमारा प्लास्टिक। आई बात समझ में? प्लास्टिक जो बना है वो किससे बना है, प्लास्टिसिटी जो है ना, इसी टर्म से बना हुआ है। ओके, द बॉडी विच चेंजेस इट्स शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, and after removal of the force it will not regain its original shape, size and structure. This property of the material is called as plasticity. Okay, आ गया यहाँ तक समझ में सबको? Yes or no? Yes sir. फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी देखिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था। अब इस तरीके से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं और डेकोरेटिव प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं इसमें, ठीक है। अभी हमको क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ जो है ना, प्रॉपर्टीज़ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, किसी भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है उसके स्ट्रक्चर पे और उसके कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। कंपोजिशन मतलब उसके इंग्रेडिएंट्स। जिस तरीके से आप लोग बिस्किट का पैक खरीदते हैं, बिस्किट खरीदे हैं ना कभी दुकान से आप लोगों ने बिस्किट? यस। तो उसके पीछे जो है, अगर आप पैक पे देखोगे उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। भी आपके जो है ईटेबल प्रोडक्ट्स रहेंगे ना, चाहे आपका चॉकलेट रहो, बिस्किट रहो, या आपका जो है चाय रहो, चाय पत्ती जो आती है ना, जितने भी खाने पीने वाली चीज़ें हैं जो पैक्ड फूड्स हैं, पैक्ड फूड्स जो कंपनी पैक्ड आते हैं, वो जितने भी पैक्ड फूड्स रहेंगे उसके सबके पीछे जो है ना, उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं कि उसमें जो है कौन सी चीज़ें डाली हुई है, और प्रोपोर्शन भी दिया हुआ होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राम्स। अगर सॉलिड है तो ग्राम्स में रहेगा, लिक्विड है तो मिलीलीटर में रहेगा, मिलीलीटर में, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, जब अलॉय बनाते हैं ना, अलॉय सुबह में देखा था हम लोगों ने, अलॉय किसको बोलते हैं, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ आइदर 2 और मोर मेटल्स, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का अगर हम क्या करते हैं, मिक्सचर तैयार करते हैं, तो उस मिक्सचर को हम लोग अलॉय बोलते हैं। तो वो अलॉय का जो है यहाँ पे कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन मतलब कितने प्रोपोर्शन में हम लोगों ने डाले हैं मेटल्स को, कितने प्रोपोर्शन में डाला हुआ है, ये इंग्रेडिएंट्स के क्या है। तब यहाँ पे हम लोग इंग्रेडिएंट के बजाय
मेटल्स के लिए स्पेशली क्या बोलते हैं यहाँ पे, कंपोजिशन क्या है उसका। तो किसी भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर, देन उसके बाद उसके कंपोजिशन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आते हैं हम लोग, माइक्रो स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर जो माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया जाता है उसको माइक्रो स्ट्रक्चर कहा जाता है। द स्ट्रक्चर विच इज बीन ऑब्जर्व थ्रू माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और माइक्रो स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप लोग अलग अलग जो है यहाँ पे आपको जो है टाइप्स नज़र आ रहे हैं, या फिर अलग अलग माइक्रो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं जो अलग अलग साइजेस के ऊपर लिए गए हैं, और अलग अलग हार्डनेस भी देखो यहाँ पे चेंज हो रही है, और कूलिंग रेट भी उसका चेंज हो रहा है। अभी कूलिंग रेट किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, धीरे धीरे देखेंगे हम लोग। बस यहाँ पे अभी आप क्या देखो कि ये माइक्रो स्ट्रक्चर है। जिस तरीके से आप लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, ब्लड टेस्ट करवाया कभी किसी ने ब्लड टेस्ट पैथोलॉजी लैब में? यस सर। हाँ, तो ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं तो क्या करता है वो भी ऐसे ही करता है ना, पैथोलॉजी लैब वाला भी यही करता है। आपका एक सैंपल लेगा, ब्लड का सैंपल लेगा, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ऑब्जर्व करेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें उसको नज़र आ रही है, उसके हिसाब से वो रिपोर्ट तैयार करके देगा आपको। बस वैसे ही सेम चीज़ है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे भी जो है माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। बस चेंज ये है कि माइक्रोस्कोप जो पैथोलॉजी लैब में होता है वो यहाँ पे वो यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप। कौन सा यूज़ करेंगे, मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप। ये एक्सपेंसिव होता है बहुत ज़्यादा, 2 लाख 3 लाख का एक माइक्रोस्कोप आता है। ठीक है, और उससे महंगा भी हो सकता है। बेसिक मॉडल्स 2 लाख 3 लाख के हैं उसके। तो उसकी मदद से आप ये सारे माइक्रो स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। अभी यहाँ पे ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है इसका, ग्रेन्स। अभी देखो ये अंदर ग्रेन्स है, मतलब क्या, ये मॉलिक्यूल्स हैं, उसके आइटम्स हैं। आप इसको आइटम बोलो, मॉलिक्यूल बोलो, या फिर ग्रेन्स बोलो, है तो वही चीज़। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो चीज़ रोल नहीं हुई है, L1 वाला जो जितना हिस्सा है, जितना पोर्शन है L1 वाला, उसके अंदर जो ग्रेन का साइज़ है कुछ अलग है, कुछ हटके है। और L2 वाला जितना पोर्शन है यहाँ से लेकर आफ्टर रोलिंग, ये L1 वाला सेक्शन बिफोर रोलिंग है, L2 वाला सेक्शन आफ्टर रोलिंग है। तो बिफोर रोलिंग अगर आप देखोगे ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल हटके है, अलग है, और आफ्टर रोलिंग जो ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है, साइज़ है, वो बिल्कुल चेंज हो जा रहा है। राइट, बराबर बोल रहा हूँ मैं? यस। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपका क्या है, बार है, मेटल का बार है या मेटल का रॉड है। इसके ऊपर हम लोग रोलर्स की मदद से कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एंड ड्यू टू द कॉम्प्रेसिव फोर्स द ग्रेन्स ऑफ दिस बार गेट एलोंगेटेड। एलोंगेट समझ में आता है ना, एलोंगेट करना मतलब क्या करना, खींचना। हाँ हाँ, स्ट्रेच करना। तो यहाँ पे जो है ना, ड्यू टू द कॉम्प्रेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बार द ग्रेन्स विल गेट एलोंगेटेड। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एलोंगेशन का प्रोसेस हो रहा है, और यहाँ पे एलोंगेट हो चुके हैं वो लोग, बहुत बड़े बड़े हो गए अभी। तो रोलिंग करने के बाद आपकी जो बार है उसकी लेंथ बढ़ जाती है ना, होता है ऐसा? यस सर। देखा है क्या किसी ने? Yes, रोलिंग करने के बाद जो साइज होता है बार का, वो साइज इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि जो अंदर ग्रेन्स हैं उसके, वो ग्रेन्स क्या होते हैं, एलोंगेट हो जाते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस होगा और लेंथ इंक्रीज होगी। अभी क्रॉस सेक्शनल एरिया किसको बोलते हैं? अब ये H1 जो है ना, H1 ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो पहले H1 मान लीजिए 10 सेंटीमीटर था बिफोर रोलिंग, तो आफ्टर रोलिंग कितना हो गया, ये H2 हो गया। H2 मतलब फॉर एग्जांपल इसको अज्यूम करते हैं हम लोग 5 सेंटीमीटर, तो हाफ से वो रिड्यूस हो गया। तो रोलिंग के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कॉम्प्रेसिव फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे उसके जो ग्रेन्स है वो एलोंगेट हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं, और जिसकी वजह से उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस हो रहा है और लेंथ इंक्रीज हो रही है। अब सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ नहीं हो रही है, इसके साथ साथ इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है। और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी। एक बात आपके जहन में बिठा लीजिए कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर चेंज हो गया तो मटेरियल के सारे प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गए। मतलब मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ है, अभी जैसा मैग्नेट है, मैग्नेट में आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है? बिकॉज ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर।
कॉपर है, कॉपर के अंदर से हीट या इलेक्ट्रिसिटी जो है आसानी से पास हो जाती है, अच्छे से पास हो जाती है विदाउट एनी लॉसेस। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द कॉपर। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम लाइट वेट है, क्यों लाइट वेट है? बिकॉज ऑफ द माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ द एल्यूमिनियम। तो ये जो माइक्रो स्ट्रक्चर उसको मिला है, कहाँ से मिला है अभी? किसने दिया है उसको? किसी ने दिया है उसको? एल्यूमिनियम को, कॉपर को, मैग्नेट को, ये जो प्रॉपर्टीज है किसी ने दी है ऐसा कि नेचुरली उसके अंदर है? नेचुरली यस, नेचुरली। तो ये जो प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में हमने देखा अभी, कॉपर के अंदर जो है गुड कंडक्टिविटी का प्रॉपर्टी है, एल्यूमिनियम के अंदर जो है लाइट वेट की प्रॉपर्टी है, मैग्नेट के अंदर जो है आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है, ये नेचुरली है। और ये नेचुरली रहने की वजह से क्या हुआ, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उस तरीके से डिजाइन हुआ है, और वैसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रहने की वजह से वो प्रॉपर्टी उसके अंदर है। आ रही है बात समझ में? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसका वैसा है, नेचर ने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसका वैसे ही बनाया है, इसलिए वो वैसे ही है, और वैसा रहने की वजह से उसके अंदर वो प्रॉपर्टी है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वैसा है उसका, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी भी वैसी है। तो अब यहाँ पे कॉम्प्रेस करने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो गया। देखो पहले मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इस तरीके से था, अभी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे चेंज हो गया बिल्कुल। अभी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो उसकी प्रॉपर्टीज वैसे ही रहेंगे या चेंज हो जाएंगे? यस, चेंज हो जाएंगे। चेंज हो जाएंगे। वेरी गुड। तो यही मैं बताना आपको चाह रहा था कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर किसी भी बॉडी का या किसी भी मटेरियल का चेंज होता है तो उसके सारे के सारे प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं। अभी सारे के सारे प्रॉपर्टीज में क्या गया, उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारे प्रॉपर्टीज आ जाएंगे उसके अंदर। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर, और आज जो है हम लोग यहीं पे उसको कंक्लूड करते हैं।